जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कल यानी कि 2 मार्च 2023 को ज्योग्राफी का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है 2023 के लिए वो होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी हमने ऑलमोस्ट आपकी बहुत अच्छे तरीके से करवाई हुई थी। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर जी पेपर से एक दिन पहले ना एक और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी के पेपर की तैयारी एकदम बढ़िया एक नंबर की नेक्स्ट लेवल तक की हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज, ये जो पेपर है ये मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही अच्छे तरीके से, साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, तो आपको इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आपका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, बस आपको नोट क्या करना है, आप बस ये देख लेना कि पेपर में टोटल आपके 30 क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा मैन हो जाता है। बाकी 10:30 बजे आपका एग्जाम होगा, उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाता है, ये तो नॉर्मली होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा भूगोल सैद्धांतिक यानी कि ज्योग्राफी। टाइमिंग है पेपर की आपकी 3 घंटे की और वेटेज है पेपर की 70 मार्क्स की। अब पेपर जो है बच्चों वो आपका रहेगा 4 सेक्शन में डिवाइड, ए बी सी और डी। ठीक है, जिसमें खंड ए में रहेंगे आपके टोटल 17 एमसीक्यू और खंड बी में रहेंगे आपके 18 से 23 जो है वो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और 18-19 जो है स्रोत, एक रहेगा नॉर्मली गद्यांश के आधार पर चैप्टर का, और एक जो है वो आपका रहेगा इमेज पर आधारित है, मैप पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में खंड जो सी रहेगा इसमें हमारे 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगा। और खंड डी जो है ये एक वर्ल्ड मैप होगा और एक इंडिया का मैप होगा, सिंपल सी बात है। तो इस पेपर को बच्चों हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम खंड ए और खंड बी यानी कि 17 एमसीक्यू और 3-3 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन है इससे हम इस वीडियो में कंप्लीटली समझने वाले। ठीक है, बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो यहां से हमारा खंड नंबर ए यानी कि सेक्शन नंबर ए हो जाता है शुरू। ठीक है, जिसमें हमारे कैसे क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल हैं हमारे 17 एमसीक्यू। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन 17 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करने की जरूर कोशिश करें, चाहे तो मन ही मन में, लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि 17 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट किया था। ठीक है, और एक चीज कहीं मैं वीडियो के बीच में भूल ना जाऊं, इसीलिए आप सभी को पहले से आपके ज्योग्राफी के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि आपका कल होने वाला है, इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट विशेष फॉर योर ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हमने आपकी तैयारी ऑलमोस्ट अच्छे से करवाई हुई थी, बच्चों की डिमांड आ रही थी सैंपल पेपर को लेके, तो एक सैंपल पेपर हम और भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट जो सड़कें हैं इनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सी शीर्ष संस्था स्थापित की गई, यानी कि जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं इनके रखरखाव के लिए, गुणवत्ता को सुधारने के लिए, इनके विकास के लिए किस संस्था को यहाँ पे निर्मित किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, तो वो संस्था का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या फिर राज्य मार्ग विकास प्राधिकरण। तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो बात की जा रही है राष्ट्रीय महामार्ग की, यानी कि नेशनल हाईवे की, तो अथॉरिटी का क्या नाम होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आपका ए वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से इंग्लिश देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अपेक्स बॉडी हैज बीन सेट अप टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ roads designated as national highways in India, that is option number A. Okay, now second question क्या है, कौन सी योजना का उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करता है, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी योजना है
जो ये दर्शाती है कि जो भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, ठीक है, उन्हें और मॉडल बनाया जाए, वहां पे लाइट हाउस जो है ये सारे काम करते हो, ठीक है। क्या वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, क्या वो स्मार्ट सिटी मिशन है, क्या वो प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है, क्या वो शहरी भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है। कौन सी योजना है बच्चों? उस योजना का नाम है राष्ट्रीय मिशन योजना। क्या नाम है बच्चों? राष्ट्रीय मिशन योजना। ओके, अब इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाता है, विच स्कीम एम्स टू फोकस ऑन सच अ congested area that served as a model lighthouse for the other growing cities, that is smart cities। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ है वर्ष और एक तरफ है प्रवृत्ति, स्थिति कैसी रही थी इसके बारे में, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है हमें वो देखना है। तो 1921 और 51 में जो जनसंख्या की वृद्धि वगैरह थी वो कैसी थी? स्थिर वृद्धि थी, बिल्कुल ठीक है। 1981 से अब तक घट रही है जनसंख्या वृद्धि दर, बिल्कुल ठीक है। 1951 से 81 तक जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी थी, ये भी ठीक है। अब जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है बच्चों? 1901 और 21 में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है, ये गलत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अब आना ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकल है बच्चों, आपने शायद ही क्वेश्चन को पढ़ा हो, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन एक ही साथ में, ध्यान से समझिएगा तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 में एक प्रतिवेदन आया था, ठीक है, और जो यूएनओ बेसिकली जारी करता है, मानव विकास जो डिपार्टमेंट होता है, तो उसने ना ये प्रतिवेदन जारी किया था और ये बताया था कि हर एक देश की स्थिति क्या है। तो इस मामले में उसमें भारत का स्थान क्या था और उसका माप कितना था ये बताना है। क्या भारत का स्थान 130 था, 125, 135 या फिर 145 कुछ ऐसा था। तो अगर आपको उसका स्थान याद है तो माप को ऑटोमेटिक आपको जो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो स्थान क्या था बच्चों? स्थान था 135। कितना था? 135। और सूचकांक माप कितना था? 0.586। अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014, at what place does India come to what is its index measurement, that is ranked 135। ठीक है। अच्छा, एक चीज, पिछली वीडियो मैंने आपको एक सैंपल पेपर और दिखाया था, उसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको वर्षा के जल के संरक्षण के लिए या फिर पानी के संरक्षण के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस जगह पे कौन सा जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसकी कैसे याद करना है। जैसे तमिलनाडु की बात आ जाती है, ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या था कि जो भी नया घर बनाया जाएगा उसके लिए क्या किया कि वहां पे ना आपको छत पे एक ऐसी संरचना बनानी होगी जिससे कि वर्षा का जल संग्रहण हो सके, ठीक है। फिर अगला क्या है? जल संबंध परियोजना कहाँ क्या है भाई? ये जो है ये नीरू मीरू कार्यक्रम से प्रभावित है, यानी कि एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, ये जल संबंध परियोजना हरियाली है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है? ये हरियाली है बेसिकली। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में ये चलाया जा रहा है नीरू मीरू कार्यक्रम, ठीक है, और जल और आप। उसके बाद में राजस्थान में है अरवारी पानी संसद, इस तरीके से। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको वर्षा जल संरक्षण के मामले में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, जैसे तमिलनाडु में क्या चलाया जा रहा है, ठीक है, हरियाली किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश में या फिर नीरू मीरू कार्यक्रम जल और आप किससे संबंधित है, अरवारी पानी संसद कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो राजस्थान में चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पांचवें क्वेश्चन में ना आपका एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। कथन क्या है? नव निश्चयवाद की संकल्पना दी थी गिरफिट ट्रेलर ने, बिल्कुल ठीक है भाई। अब ये जो नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ये दो विचारों, एक पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरी है संभववाद, इसके मध्यम का, इसके बीच का जो मार्ग है इसको दर्शाती है, ठीक है। यहां ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की, यानी कि ना तो हम प्रकृति से पूरी तरीके से स्वतंत्र रह सकते हैं, ना ही तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर रह सकते हैं। यानी कि सिंपल सा क्या बताया गया है कि मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपना विकास भी कर सकता है। यह संकल्पना आती है नव निश्चयवाद के अंतर्गत, ठीक है। तो नव निश्चयवाद के बारे में हमें ये जो चारों के चारों कथन दिए गए हैं बच्चों, ये कैसे हैं? ये बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया बच्चों कि नव निश्चयवाद के बारे में बताइए या फिर इसकी संकल्पना की
व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला जो क्वेश्चन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं और यहाँ पे हमारा जो है ए वाला पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे फिर से हमें कुछ कथन दिए गए और हमें उन पे बेसिकली ध्यान देना है, समझना है, उसके बाद में देखना है क्या क्या है क्या नहीं। तो नीचे 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 3 कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और बाद में दिए गए परिणाम में ये समझना है कि सत्य कौन सा है। तो पहला कथन क्या है बच्चों? पहला कथन ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभदायक होता है यदि यह उत्पादन उच्च स्तर एवं प्रादेशिक विशेषताओं को प्रेरित करता हो। बिल्कुल ठीक है भाई, इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता है, मार्केटिंग होती है, वो तभी तो अच्छा हमारे लिए अच्छा साबित होगा जब वो नेक्स्ट लेवल यानी कि हाई स्कोर तक प्रादेशिक विशेषताओं पर आधारित होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ये, है ना। यानी कि हमारा पहला वाला तो राइट हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों कि यह देशों के लिए हानिकारक है यदि अन्य देशों पर निर्भरता विकास के असमान स्तर, शोषण, युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख। यानी कि आप जैसे विकास कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी जिसपे आप ज्यादा तरीके से निर्भर है, आपका व्यापार होता रहता है, आप वहां से ज्यादातर किसी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो उसका किसी कंट्री के साथ में युद्ध हो जाता है या फिर आपके यहाँ पे कोई सोशल वगैरह चलता रहता है, तो इससे क्या होता है, असमान विकास होता है और विकसित विकासशील देशों के बीच में जो अंतर है ये इसको हानि भी पहुंचाते हैं। ये भी बात ठीक है भाई। अब तीसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण को प्रमाणित नहीं करता। ये वाला भाई गलत है। ये वाला तीसरा कथन हमारा गलत है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण को प्रमाणित नहीं करता। ये गलत है। यहाँ पे बी वाला हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो पहला और ये दूसरा बिल्कुल ठीक है, बस तीसरा वाला हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7। फिर से हमें क्या करना है, जो रेल मार्ग है इसके मामले में हमें ये देखना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है उनके संबंध में। ठीक है, तो पहला दिया हुआ बच्चों पार साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसका संबंध किससे है? पेरिस के इस्तांबुल से। बिल्कुल ठीक है भाई। तंग और प्रशांत रेल मार्ग ये किससे संबंधित है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये किससे संबंधित है? पर्थ से लेकर सिडनी तक, ये भी ठीक है। अब जो गलत है वो आपका सी वाला है, हैलिफैक्स से वैंकूवर, ये है पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये गलत है भाई। ठीक है, हैलिफैक्स से वैंकूवर पार कैनेडियन रेल मार्ग नहीं जाता। ओके, तो कौन सा ये सुमेलित नहीं है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे, तो इंग्लिश में भी आपका सी वाला ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो सूती कपड़ा मूल उद्योग होते हैं इसके मामले में इनमें से कौन सा कथन गलत है, क्या यहाँ पे गलत दर्शाया गया उसे हमें देखना है। तो क्या गलत है देखते हैं भाई। अकेला यूरोप विश्व का आधा कपास आयात करता है। बिल्कुल ठीक है भाई, अकेला यूरोपी जो है वो वर्ल्ड का जो आधा कपास है वो आयात कर लेता है। ठीक है, बिजली करघों में युक्त कारखानों में कम श्रमिक लगते हैं, यानी कि ऐसे सूती वस्त्र उद्योग जहाँ पे बिजली वाली मशीनें चलती हैं तो वहां पे नॉर्मली जो श्रमिक होते हैं वो कम लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। देखो बिजली हथकरघा उद्योग में क्या होगा, यहाँ पे कम श्रमिक चाहिए क्योंकि मशीनें होती हैं, लेकिन जहाँ पे बिजली नहीं होती है, पूरे हाथ से काम होता है, तो वहाँ पे श्रमिक हमें ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब तीनों तो हमारे सही हो गए। अब गलत कौन सा होगा? गलत है हमारा डी वाला कि सूती वस्त्र उद्योग में भारत विश्व में बहुत पीछे है। ये गलत है क्योंकि अगर गिने चुने हम 2-3 देशों की बात करें जिसमें जो ज्यादा व्यापार करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का, तो उसमें भारत टॉप 5 की लिस्ट में आता है। टॉप 5 की लिस्ट में आता है भारत इस मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व में बहुत पीछे छूट गया, ये वाला तो भाई गलत हो जाएगी बात, बिल्कुल है ना, ये चीज है। अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। Which of the following statements is correct is incorrect for cotton textile industry? That is option number D. ठीक है, अब पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन बताए थे बढ़िया बढ़िया से, वो यहाँ पे एक आधे और मैं बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको याद रखनी है कुछ ऐसे जगह जिसपे आपके बारे में पूछा जा सकता है कि
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है बच्चों? तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, जहां पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है। ठीक है, और ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर एकदम शून्य है? तो उस महाद्वीप का नाम है बच्चों यूरोप। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला देश कौन सा है बच्चों? तो वो है साइबेरिया, और कितनी परसेंट वृद्धि होती है यहाँ पे? 8.2% ईयर वाइज। ठीक है, और सबसे कम वृद्धि दर वाला देश कौन सा है बच्चों? लेटाविया है, जहां पे 1.5% ही जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। सबसे ज्यादा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे कम यूरोप, सबसे ज्यादा देश साइबेरिया, सबसे कम देश लेटाविया। तो ये बातें आप जरूर याद रख लेना जो मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे समझा दी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 यहाँ पे ये है कि निम्न में से कौन सी दशा जनांकीय जो जनांकीय हमारा संक्रमण सिद्धांत है उसकी अंतिम अवस्था को दर्शाती है। अब अंतिम अवस्था कैसी होती है बच्ची? अंतिम अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या नगरीय हो चुकी होती है, उच्च तकनीकी ज्ञान आ चुका होता है, लोग शिक्षित हो जाते हैं, परिवार नियोजन के बारे में उनको इंपॉर्टेंस पता चल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब कौन सी विशेषता राइट होगी बच्चों? ये वाली विशेषता हमारी राइट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the final stage of demographic transition, that is option number A। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पे भौम जल ज्यादातर उपयोग किया जाता है? कौन सी कंट्रीज हैं, सॉरी स्टेट्स हैं बेसिकली? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई। तो आप सभी को पता है कि भौम जल मेनली कहां पे ज्यादातर यूज किया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। ठीक है भाई, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा बुक के अंदर से ढूंढ के निकाला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्रों का अंतर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया? देखो देखो दोबारा समझो, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर और पूर्वी राज्यों और जनजातियों, साथ ही पिछड़े क्षेत्रों की जो अवसंरचना है इसको विकसित करने के लिए एक क्षेत्र योजना बनाई गई थी, विशेष क्षेत्र योजना। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है छठी, दूसरी, आठवीं या फिर पांचवी। तो उस पंचवर्षीय योजना का नाम था बच्चों आठवीं। क्या नाम था बच्चों? आठवीं। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बच्चों हमारे सामने। हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा, कैसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि खनिज क्षेत्र में समान रूप से वितरित होते हैं। ये पहला वाला ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि भाई खनिज जो है वो हर जगह समान नहीं पाए जाते। जैसे कहीं पे पेट्रोल पाया जाता है तो कहीं पे कोयला, कहीं पे लोहा, कहीं पे मैग्नीशियम, कहीं पे तांबा, बॉक्साइट, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से असमान रूप से खनिज वितरित होते हैं। लेकिन यहाँ पे समान बताया गया तो पहला गलत हो गया। तो पहले से आपको क्या पता चली खनिज की कि खनिज क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रात्मक बीच में संबंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस एरिया में कोई ये मैग्नीशियम पाया गया इस ए एरिया में, तो उस बी एरिया में जो मैग्नीशियम पाया जाएगा ना, दोनों की ही गुणवत्ता, हालांकि है तो दोनों एक ही चीज और मात्रा भी एक ही, लेकिन उनकी गुणवत्ता में हमेशा डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया ही पाया जाएगा। अब ये जो खनिज है इनको समय के साथ ये समाप्त हो जाते हैं और इन्हें जल्दी से हम दोबारा से जब खत्म भी हो जाएंगे तो बना नहीं पाएंगे। तो ये भी बात सही है। मतलब क्या है, मतलब डी वाला हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा जो है ये वाला और ये वाला, ये राइट है हमारे। ठीक है, तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेंगे। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड द चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसके बारे में देखेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बच्चों, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया था? ठीक है, तो उस नदी का क्या नाम था? महानदी, सतलुज, ब्यास या फिर नर्मदा, जहां पे हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। उस नदी का नाम क्या है बच्चों? द नदी, यानी कि द रिवर नेम ऑफ महानदी। क्या नाम है बच्चों उसका? उसका नाम है महानदी। ठीक है,
अब आ ओके, तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जिसमें एक तरफ है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और एक तरफ है उनके क्षेत्र। तो हमें मिलान करना है इनका, कैसे कैसे ये है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों गुच्छित बस्तियां। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटी के मध्य निम्न, जो गंगा के मैदान है यहाँ पे पाई जाती है, मध्य व निम्न गंगा के मैदान। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय व उत्तरांचल में पाई जाती है। और तीसरा है बच्चों पल्ली बस्तियां। तो ये गंगा की उपजाऊ व जलोढ़ मैदान और राजस्थान में पाई जाती हैं। और परिक्षेत्र बस्तियां कहाँ पाई जाती है बच्चों? ये पाई जाती है गुजरात के मैदान और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मतलब तीसरा चौथा तो ठीक ही है, बस पहले दूसरी का इधर उधर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख सकते हैं कि पहले का आपका ऑप्शन बी और दूसरे का ए, बाकी तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है ही, और बी हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, जो अगर यहाँ पे दिया हुआ होगा। हाँ, उद्योगों के बारे में था कि कौन सा उद्योग कैसा है। तो बात करेंगे अगर माचिस उद्योग की, तो माचिस क्या है? ये एक वन आधारित उद्योग होता है। ठीक है, शक्कर क्या है? ये एक कृषि आधारित उद्योग होता है। ओनिबस उद्योग क्या है? ये पशु आधारित उद्योग होता है। सीमेंट क्या है? ये खनिज उद्योग होता है। और प्लास्टिक एक रसायन उद्योग होता है। तो ये इस तरीके से आपके मिलान वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं ना, सिंपल सा था। और बाकी का अभी मैं आपको ये जनसंख्या वृद्धि वाले के जो आपका ये केस स्टडी वाला है, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। केस स्टडी है क्या, पहले से पढ़ते हैं। तो यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलड मरुमध्य के आर पार पनामा नहर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं तथा जलयानों को पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों तक गुजरना पड़ता है। ये सारी चीजें। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जो नहर है, ठीक है, पनामा नहर, इसके बारे में। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि क्वेश्चन क्या होंगे। वैसे आप इसे इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे सामने? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है आपस में? तो अभी मैंने आपको बताया था किन महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक, मैं इसको हटा देता हूं, अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर। तो सेम आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जलयानों के पनामा खाड़ी में प्रवेश करने से पहले कितने जल बंधकों से होकर गुजरना पड़ता है? तो इसका आंसर भी हमें इसी में मिल जाएगा। कितने जलबंधक हैं? बेसिकली यहाँ पे कुल है 6 जलबंधक तंत्र। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और मतलब कि उसके बारे में वैसे 17 है, लेकिन यहाँ पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कंप्लीट होगा। देखो क्या कहा गया है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है, बिल्कुल ठीक है। अब इस नहर की वजह से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य 1300 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। 13,000, कितनी? 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य। बहुत अच्छी बात है भाई इससे। ये तो दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा अधिक बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने ये कुछ कुछ पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पनामा नहर के बारे में 1 2 3 ये कथन तो हमारे सही है, लेकिन जब ये बात करता है ना कि नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा अधिक है, ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, मतलब क्या होगा? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या भाई? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा आएगा सेक्शन नंबर बी। बट सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इस पे दूसरे पेपर का जो एक पार्ट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो, याद रखना, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोबारा से, वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है। विश्व का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है बच्चों? लटाविया है। ठीक है, और कितना लिंग अनुपात है यहाँ पे? 1000 पुरुषों पर 1187 मिला, यानी कि यहाँ पे लिंग अनुपात महिलाओं के पॉजिटिव संबंध में। ठीक है, उसके बाद में विश्व का सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है बच्चों? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और कितना है?
468, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र 468 महिलाएं। तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होगी। ठीक है, विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है बच्चों? तो 1000 मेल्स पर 990 फीमेल। कितनी? 990 फीमेल होते हैं। ठीक है, ये औसत लिंग अनुपात है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये अलग से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप क्या कीजिए बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो के एंड में कि 17 में से आपने कितने एमसीक्यू का टोटल राइट आंसर दिया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे जो है वो 25 से 27 मिनट हो चुके हैं। आइए आगे देखेंगे। अब है हमारा प्रश्न संख्या 18 से 23 ऐसे प्रकार के क्वेश्चन है। 18 19 श्रोत आधारित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है बच्चों हमारे सामने। ये है पत्तन के बारे में, जिसमें दिया गया है कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर स्थित है, बिल्कुल ठीक, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर की ओर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, बिल्कुल ठीक। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ भी प्राप्त थे और इस पत्तन ने विशाखापट्टनम, द्वीपीय और उसके अनुषंगी पत्तन हल्दिया जैसे अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के दिक परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफी हद तक खो दी थी, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस काफी कम होने लगी थी अपने इन सभी कारणों की वजह से। ठीक है, यानी कि हमारे सामने ये जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ये सभी के सभी ऑप्शन हमारे मतलब पूरा का पूरा जो पैसेज है ये हमने पढ़ लिया। पैसेज है तो सिंपल सी बात है, किताब से लिया गया है तो सही तो होगा ही। क्वेश्चन हमें क्या क्या देखना है ये देखना है। ठीक है, तो लिखा है कि कोलकाता पत्तन की अवस्थिति को समझाइए। तो कोलकाता पत्तन की अवस्थिति कैसी है बच्चों? ये हुगली नदी पर स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर के अंदर की ओर स्थल में स्थित है। ठीक है, तो सेम वही कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर की ओर स्थित है, सिंपल सा। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि कोलकाता पत्तन की मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या बच्चों ये है कि कोलकाता पत्तन हुगली नदी के द्वारा लाई गई जो गाद होती है, ठीक है, जो बिना फालतू का वेस्टेज मटेरियल होता है, उसकी समस्या से ये जूझ रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो मार्ग है वो कई बार बेसिकली रुक जाता है, यानी कि बेसिकली बाधा उत्पन्न होती है इस गाद की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोलकाता पत्तन में अंग्रेजों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो मुंबई पत्तन की भांति भी इसका विकास भी किसने किया था बच्चों? अंग्रेजों के द्वारा ही। और कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के नाते इसको प्रारंभिक लाभ भी मिले थे, इसीलिए ये ज्यादा तेजी से विकसित भी हुआ था। ठीक है, तो कोलकाता पत्तन की अवस्थिति, समस्या और अंग्रेजों का योगदान, ये कुछ क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल से समझ गए होंगे। अब इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपके सामने ये आपका पैसेज आ जाता है, इतना पूरा का पूरा। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट, तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है। एंड कोलकाता पोर्ट की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इन कोलकाता पोर्ट, उसके बारे में आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और आप क्या कीजिए, पहले तो इसे ना अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या दिया गया है और उसके बाद में क्या क्या चीजें हैं। तो ये बेसिकली किसके बारे में है बच्चों? ये दिया हुआ है हमारे सामने पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चों 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। पार कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये कनाडा में स्थित है बच्चों, और इसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। 7050 किलोमीटर। ठीक है, पार कैनेडियन रेल मार्ग का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था बच्चों कि 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ये किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कहोगे सर जी मैप का तो क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। तो मैप का क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पार कैनेडियन रेल मार्ग का शुरुआती और अंतिम जो जगह है वो कौन सी है। शुरुआती क्या है बच्चों? वैंकूवर है, और अंतिम है इसकी सिडनी। नहीं, सिडनी नहीं है, बेसिकली ये सिडनी जाता है फिर हैलिफैक्स आता है। ठीक है, वैंकूवर से हैलिफैक्स। ठीक है, पहले ये देखो क्यूबेक से होके ये सिडनी जाएगा, फिर सिडनी से ये नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो शुरुआत वैंकूवर है और लास्ट इसका हैलिफैक्स, इस तरीके। ओके, एक आधा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा।
और पिछली वीडियो मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था आपका एक और, ये भूमिगत खनन के बारे में, ठीक है, कि ए और बी क्या है, तो ये विसित खनन है, ये कोपकी खनन है बी वाला, और इसमें अंतर क्या होता है, तो भूमिगत खनन में क्या अंतर था, धरातलीय खनन में क्या अंतर था, ये मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है। भौतिक कारक आर्थिक कारक क्या थे, इनको प्रभावित करने वाले, ये सारी चीजें, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, अब इन्हें आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी में अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जो ज्यादातर आपसे पेपर में एक नंबर के आते हैं, मतलब ऐसे एक नंबर के नहीं, मतलब आएंगे तो 3 ही नंबर के, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्रश्न है, ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है कि भारत की ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आधारभूत कोई 3 अंतर को समझाइए, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में कोई 3 मूलभूत अंतर हमें यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आइए एक एक करके समझेंगे क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कई बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर जी हमारी जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, मतलब 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी वेटेज ज्यादा से ज्यादा 120 या फिर 150 शब्दों की होती है, ज्यादा से ज्यादा 120 या 150 की, इससे भी कम है। तो आप जो क्वेश्चन बताते हो वो तो बहुत लेंथी बता देते हो सर जी। तो देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको आंसर इस तरीके से बताता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर में से 100 में से अगर आप 60% भी याद करके एग्जाम में लिख दोगे ना, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बट यही चीज जो है मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से बताऊं कि अगर गलती से ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, 5 नंबर में भी, तो जो आंसर एक ही वीडियो मैंने आपको बताया है वही आप पूरा लिख दो, तो भी 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपकी 5 नंबर की भी तैयारी करवा देता हूं एक ही बार में, ठीक है, जैसे कि आपको कोई दूसरी वीडियो उसके लिए देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी आपने इस तरीके से बताया, तो ये थोड़ा यहाँ पे डाउट क्लियर करना जरूरी था, इसीलिए बता दिया मैंने, ओके। चलिए बात करेंगे ग्रामीण बस्ती की। तो ग्रामीण बस्ती की अगर बात करें तो यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, वो जीवन यापन करते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे कि वो कृषि करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज, इन सभी से जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं बच्चों, नगरीय बस्तियों में भेजे जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण लोगों का एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के बारे में ये कम सोचते हैं। क्यों कम सोचते हैं, क्योंकि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह बसेंगे तो हमारे जो सगे संबंधी हैं आसपास, हमारे जो पड़ोसी है वो छूट जाएंगे, इसीलिए, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों में निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह लंबा ट्रेवल बहुत कम करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, सब्जी, फल फूल, अनाज ये उत्पादित करके नगरों में भेजते हैं, ठीक है। और ये जो है वो दूसरी जगह जाके कम बसते हैं, इनके लिए जो सामाजिक संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसी के विपरीत जो नगरीय बस्ती है उसमें क्या होता है, उसमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं वाले कार्य किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, विनिर्माण उद्योग वाले उत्पाद जो है वो तैयार किए जाते हैं, वो लोगों को दिए जाते हैं। इवन ये ग्रामीण बस्ती जो ऊपर देखा था हमने ना, उसमें भेजे भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिवहन हो गया, संचार माध्यम के जरिए कार्य बहुत ही संपन्न किया जाता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे गतिशीलता अधिक पाई जाती है, क्यों भाई, क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग जाके अलग अलग जगह जाकर बसना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे अच्छा रोजगार वगैरह मिल जाता है, इसीलिए, ठीक है। इनमें सामाजिक संबंधों की औपचारिकता अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो जो शहरी लोग होंगे ना, उनके अंदर केवल दिखाने की भावना होगी, अंदर दिल से कोई भावना नहीं होगी। लेकिन गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो दिल में भावना होती है ना, एक्चुअल में वो भावना पाई जाती है, लेकिन ऐसा शहरी लोगों में नहीं होता, ये चीज है। तो ग्रामीण बस्ती की विशेषता क्या है, नगरीय बस्ती की क्या विशेषता है, आई होप आप समझ गए। अब इसी में आ जाता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट टू में क्या है, छोटी कृषि जोत और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भारतीय कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं किस प्रकार है, उदाहरण से बच्चों, यानी कि एक होती है छोटी कृषि जोत और एक होता है ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन वो खराब होती चली जा रही है। तो इसके कोई ये जो 2 प्रमुख समस्या है ना, ये मैं समझानी आखिर है क्या। तो देखिए पहले बात करेंगे छोटी कृषि जोत की, क्या होते हैं ये। तो जैसे जैसे बच्चों जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि में जोतों का आकार और भी ज्यादा सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। लगभग
60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम हो गया। अगर हम सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले एक गांव था, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। पहले एक गांव था। इस गांव में टोटल जो जमीन थी वो थी बच्चों 10 एकड़। कितनी? 10 एकड़ थी। और इस गांव में टोटल व्यक्ति रहते थे 10, ठीक है। अब इनका परिवार बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे जनसंख्या हो गई है टोटल 20। तो अब बंटवारा तो होना है भाई, ये तो रीत है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 10 एकड़ जो जमीन थी, जो बटी हुई थी, अब ये आधी आधी एकड़ इनमें बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, भूमि जोत जो थी, ठीक है ना, इसका आकार कम होता चला गया जनसंख्या वृद्धि की वजह से, ठीक है। अगली पीढ़ी के लिए और भी इससे कम होते चले जाएंगे। अब ये जैसे आधा था, उसमें से आधा, फिर उसमें से आधा होता चला जाएगा। कृषि जोत, ऐसे कृषि जोतों पर केवल निर्वाह के लिए ही की जा सकती है, यानी कि उसमें हम केवल अपने खाने पीने की वस्तुएं ही, अपने खाने पीने की जो फसल है वही उगा सकते हैं। व्यापार तो अब भूल ही जाओ, आपके खाने के तो लाले पड़े हैं, आप व्यापार कैसे कर लोगे इनसे? छोटा है, छोटा सा आपका खेत है, तो यही चीज है। अब दूसरी बात आती है कृषि की योग्य भूमि के निम्नीकरण की। अब ये निम्नीकरण का क्या मतलब है? खराब होना। अर्थात कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण का मतलब ये है कि कृषि की अन्य गंभीर समस्या के मामले में लगातार भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना, यानी कि अधिक उर्वरक के उपयोग की वजह से, अधिक सिंचाई की वजह से, या फिर बारह फसल के चक्कर की वजह से क्या हो रहा है, उस भूमि की जो उपजाऊपन क्षमता वो खत्म होती जा रही है, ठीक है। और यह समस्या उन क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है जहां अधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लवणता, क्षारता, जलक्रांतता, इनकी वजह से बंजर हुआ है, क्योंकि उन्हें उन्हें सिंचाई नहीं मिल पाती है। लवणता है, क्षारता है, प्रदूषण है इसकी वजह से, और साथ ही कीटनाशकों का अधिक उपयोग होता है, रसायनों का उपयोग होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता है, उर्वर शक्ति है, इसमें भी कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो छोटे कृषि जोत और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कैसे हो जाता है, आई होप इसके बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप एक सेकेंड, क्या ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके? हाँ, अब इन क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिए। एक्सप्लेन एनी 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले बात कीजिएगा रूरल सेटलमेंट के बारे में, और इसके बारे में मेनली आपके ये 3 पॉइंट आएंगे, ठीक है। फिर आप बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में, तो उसके बारे में मेनली आपके ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। इसमें से आपको कोई 3 लिखने, 5 नहीं लिखने, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ आर दी स्मॉल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एंड डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड द टू मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ठीक है भाई, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे है इसके बारे में, ठीक। सेकंड आप बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड, ठीक है ना। कल्टीवेशन लैंड इस तरीके से दिया हुआ है, आपसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले 10 साल के पेपर में 5 से 6 बार आया हुआ है, 5 से 6 बार आया हुआ है, और ज्यादातर ये प्रश्न आता है आपका 5 नंबर का। लेकिन मैंने 3 नंबर में इसलिए है क्योंकि 5 नंबर में और भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 21 का कि ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र में अंतर बताइए। 3 नंबर का है तो 3, 5 नंबर का है तो 5 बताने होते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं कि ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में और नगरीय के बारे में। तो देखो, बात करेंगे सबसे पहले ग्रामीण विपणन केंद्र के बारे में। क्या होता है? ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, यानी कि ये जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, देखो विपणन का मतलब क्या होता है, व्यापारिक केंद्र, जहां पे व्यापारिक केंद्र स्थापित हो। जैसे कि मैं गांव की अगर बात करता हूं, तो ये गांव के बाहर या फिर आसपास के एरिया में बेसिकली स्थापित होते हैं, ठीक है। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि स्थानीय तौर पे एक गांव के स्तर पर ये उनके जो फसलें होती है उनका संग्रहण करती है, उनका वितरण भी करती है, सेवा भी प्रदान करती है, इस तरीके से, ठीक है। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं हो पाती, यानी कि पर्सनली या फिर अगर हम बिजनेस लेवल की बात करें तो ये पूरी तरीके से अच्छी तरह से विकसित हो नहीं पाती, थोड़ी बहुत कमियां बनी रहती है, ये चीज है, ठीक है। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण अवस्था की पूर्ति करते हैं, किसकी? केवल और केवल स्थानीय ग्रामीण अवस्था की पूर्ति करते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है बच्चों हमारी नगरीय विपणन केंद्र की। तो ये क्या होते हैं? ये केंद्र
अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि अधिक विशिष्टीकृत यानी कि विशेष जो सेवाएं होते हैं वो प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, स्थानीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये केंद्र जो है वो व्यावसायिक सेवाएं जैसे कि अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा सेवाएं, ये सभी भी नगरीय विपणन केंद्र ही प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा यहाँ पे इसके बारे में, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे इंग्लिश में। सॉफ्टन एंड मैन थ्री डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो क्या है रूरल मार्केटिंग सेंटर के बारे में ये 4 पॉइंट एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर के बारे में आपके ये 4 पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रश्न पूछा गया बच्चों हमारे सामने कि विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल, बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक लोग रहते हैं, उदाहरण सहित कथन को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण का जो प्रारूप है वो अनूठा है, जिसमें अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग और कम क्षेत्रफल अधिक लोग रहते हैं, समझाइए कैसे। ठीक है, उदाहरण के साथ में। तो आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। तो मेनली आंसर जो है वो आपका मात्र ये रहा। इसमें से आपको कोई 3 पॉइंट उठा लेने हैं वो लिखने हैं, लेकिन जब 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा लिखना है। होता क्या है, विश्व की जो 90% जनसंख्या है बच्चों, वो 40% जो पूरा लैंड एरिया है ना, 40% उस पर निवास करती है। यानी कि अगर विश्व में टोटल 100 लोग हैं तो ये पृथ्वी के मात्र 40% एरिया में 90 लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये हो गया। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, साथ ही ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। यानी कि जो 90% की जब हम बात करते हैं ना कि 90% जो लोग हैं वो 40% एरिया में निवास करते हैं, उसमें जो मेन कंट्रीज हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, इसका पूर्वी भाग, और यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग आ जाता है, साथ ही दक्षिणी एशिया और जो पूर्वी एशिया ये आ जाता है। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने बंदे रहते हैं, 200 व्यक्ति, कम से कम 200 के आसपास। ठीक है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट या फिर उष्ण और शीत मौसम में आप सभी को बताया आदि या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से। यानी कि आप 10-15 किलोमीटर में जब देख लेंगे ना तब आपको कोई एक बंदा दिखेगा जो कोई ऐसा होगा जो दुनिया से आ चुका होगा या फिर वो अपना कोई साइंटिफिक वहां पे रिसर्च कर रहा होगा, वही आपको देखने को मिले। ठीक है, अब जहाँ पे आप जिंदा रह नहीं पाओगे वहां पे खर्चा होगा बहुत सारी आपके एनवायरमेंट तैयार करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, कौन रहेगा वहां पे, नहीं रहेंगे, सारी चीजें ये आ जाती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम है। क्यों भाई, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया बहुत है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे लैंड एरिया बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पे कम है। ठीक है, संसार की अधिकतम जनसंख्या जो है वो 5 उत्तरी अक्षांश से लेके 45 उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है, क्योंकि ये जो जलवायु है ये काफी अच्छी होती है बस। ठीक है भाई, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से 2 तरीके से पूछा जाएगा, आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अथवा की बात करते हैं। संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं, उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखो, संसार में जो मानव विकास है पूरे विश्व में कहीं पे कम है तो कहीं पे ज्यादा है, तो निम्न स्तर और उच्च स्तर आखिर होता क्यों है, आपको इन दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए समझाना है। तो पहले बात करेंगे मानव विकास जहाँ पे उच्च होता है वहां पे कैसी परिस्थितियां होती है इसके बारे में। तो देखो, जहां पे मानव विकास उच्च होगा वहां पे उस देश में सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पर सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाता होगा। ठीक है, तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी, जिससे नागरिक स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और देश का विकास कर सकें। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव यानी कि कोई पॉलिटिकल जो डिबेट वगैरह होती है, जो भी वाद विवाद बहस वगैरह होती है वो नहीं होती होगी, और ना ही तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सामाजिक कॉन्स्पिरेशन चल रहा होगा।
ठीक है, ये सभी नहीं होगा, यानी कि पॉलिटिकल और सामाजिक जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, सामाजिक विविधता यहाँ पे ज्यादा नहीं होगी, यानी कि बहुत ज्यादा धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति आदि को मानने वाले लोग यहाँ पे ज्यादातर रहते नहीं। एग्जाम्पल के लिए नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लग्जमबर्ग हो गया, कनाडा हो गया, तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पे मानव विकास उच्च देखा गया है। ठीक है, अब इसी के विपरीत जहां पे ये निम्न स्तर वाले देश होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या स्थिति होती है उनकी, यहाँ पे देखते हैं। तो सामाजिक सेवाओं में सरकार के द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है, यानी कि जितनी भी सामाजिक सेवाएं होती हैं वहां पे सरकार उतना ही निवेश करती है जितना उसे लगता है कि बस इसमें काम हो जाएगा, हमारी बदनामी ना हो, पॉलिटिकल हमारी जो कोई इमेज है वो गिरे ना, बस उतना निवेश कर देते हैं। ठीक है, इन देशों में प्रतिरक्षा, गृह कलह शांत करने में अधिक होता है, यानी कि इन देशों में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, गृह कलह फैला ही रहता है, आंतरिक युद्ध चलता ही रहता है, तो उसको शांत करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति इन सभी की वजह से कम होती है। ठीक है, और इन देशों में राजनीतिक उपद्रव बहुत ज्यादा होंगे, गृह युद्ध चलता होगा, ठीक है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं रहती होगी, अकाल पड़ता होगा, बीमारियां पड़ती रहती होंगी, तो इन सभी से क्या होता है, इनमें जो मानव विकास है वो कम होता है, ये चीजें होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश कौन से हैं और मानव विकास के जो आपके निम्न स्तर वाले देश है ये कौन कौन से। ओके, चलिए अब बारी आएगी, पहले आप इन क्वेश्चन को दोबारा देख लो। ठीक है, ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, और उसके बाद में जो हमारा अब ये इंग्लिश में पार्ट आता है उसे देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, वेरी फ्यू पीपल live on very large area in the world and very many people live on very small area. Justify the statement with example. इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल से इस तरीके से पूछा जा सकता है, the pattern of population distribution in the world is unique in itself. कैसे है, तो उसके बारे में आपके सामने ये 5 पॉइंट आ जाते हैं, बस आप इन्हें याद कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है why there are low or high levels of human development in different countries of the world. Justify your answer by giving suitable reason. कैसे है भाई ये, सबसे पहले बात करेंगे हाई लेवल कंट्रीज के बारे में जहां पे ह्यूमन इंडेक्स बहुत अच्छा होता है इसके बारे में, इसके बाद में लो लेवल की कंट्रीज जो होती है उसके बारे में, ये पार्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया आपका ये वाला। आगे बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हमारा बच्चा, उसके बाद में वीडियो एंड हो जाएगी क्योंकि बाकी की हम अगली वीडियो में करेंगे। भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय महामार्ग हैं इनकी आपको कोई 5 विशेषताएं समझानी है। ठीक है, आइए समझते हैं। वैसे 3 नंबर का है तो 3 पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं जो भी हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है बच्चों, इन मार्गों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है, यानी कि इनकी निर्माण की, इनके संगठन की, इनकी रक्षा की, इनके संशोधन की जो जिम्मेदारी किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास में होती है। ठीक है, इन मार्गों का उपयोग अंतरराज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्रों तक की रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है, यानी कि अंतरराज्यीय परिवहन, जैसे यूपी से बिहार जाना है, यूपी से हरियाणा जाना है, ठीक है, बिहार से कोलकाता, वटेवर जहां पे भी जाना है, तो उस मामले में क्या होता है कि इन रोडों का जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। और कुछ सेना के मामले में या फिर कोई बड़ा कंसाइनमेंट आता है इंडिया के लिए हथियारों का या फिर किसी बड़े व्यापार का, तो उसके लिए इन नेशनल हाईवे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो मार्ग होते हैं ये राज्यों को राजधानी से जोड़ते हैं, ये बड़े बड़े प्रमुख नगरों से जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण पत्तनों से जोड़ते हैं और ये रेलवे जंक्शनों से भी जोड़ते हैं। ठीक है, 2008-9 में इन मार्गों की कुल लंबाई 7,934 किलोमीटर थी और ये मार्ग कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.65% है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अच्छा, इन मार्गों का रखरखाव करता कौन करता है भाई, NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ये इनकी रक्षा करता है, बेसिकली रखरखाव करता है। अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में ये पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको और भी 3 नंबर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। फॉर एग्जाम्पल जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आप उन सभी को जाके जरूर से चेकआउट कीजिए। ओके,
तो यहाँ पे आज की जो हमारी वीडियो थी बच्चों, वो हम कंप्लीट करते हैं। बाकी आपके सेक्शन से की वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अभी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन और आपका जो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है मैथ वाले, वो बच जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 35 नंबर अभी आपके बच रहे हैं, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, वेल आप सभी को आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी? ठीक है, देखिए उससे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी? आप सभी बच्चे मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, क्योंकि वीडियो को आप जितना लाइक करोगे उतना ज्यादा ही हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो जिनका कल ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आप सभी को आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।